दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक, संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं इसमें जो लोकसभा चुनाव है बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं और किसी भी समय 8-10 दिन के अंदर कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। और इसी के मद्देनज़र सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीतियों को धार देने में लगे हुए हैं और लगातार वह इस प्रयास में है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी जो महत्ता है, वो प्रभुत्व अपना हुआ है स्थापित कर सकें। और इसी संदर्भ में बीजेपी ने अपने लोकसभा चुनाव में जो उनके उम्मीदवार होने हैं, उनकी 195 लोगों की सूची उन्होंने जारी कर दी है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की आज बिहार में एक बड़ी रैली आयोजित हो रही है, जिसका आयोजन आरजेडी के द्वारा हो रहा है और उसमें विभिन्न जो घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के वह इसमें शिरकत कर रहे हैं। दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं और आज हम इसी बात पर चर्चा करने की जो बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उसके क्या राजनीतिक मायने हैं और किस तरह से बीजेपी की इन जो सूची के माध्यम से क्या संभावना है। साथ ही बिहार में जो रैली हो रही है इंडिया गठबंधन की, उसके क्या राजनीतिक मायने हैं, क्या निहितार्थ हैं? इन बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं देश के और अनेक मीडिया के जो प्लेटफ़ॉर्म हैं, चाहे मुख्य धारा का मीडिया है, चाहे अल्टरनेट मीडिया, आप उन्हें लगातार उन्हें देखते हैं, उनकी बातें को सुनते हैं। मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ प्रेम कुमार जी का। प्रेम कुमार जी, जैसे कि कल बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची के आधार पर आप किस तरह से विश्लेषण करते हैं और क्या देखते हैं बीजेपी की जो रणनीति है, इस सूची के बाद किस तरह से सामने आ रही है? क्या लगता है आपको? प्रेम कुमार जी। जी, शुक्रिया प्रशांत जी। भारतीय जनता पार्टी प्रयोग के लिए जानी जाती है, इनोवेटिव रहती है। उसने ये परंपरा भी शुरू की कि अधिक से अधिक सिटिंग एमएलए, एमपी के टिकट काटे जाएँ और उसको उन्होंने करके भी दिखाया। तो इससे नेतृत्व की मजबूती झलकती रही है कि वो जो चाहती है वो करके दिखाती है। लेकिन 2024 के आम चुनाव के लिए जो पहली सूची जारी हुई है, उसमें नेतृत्व की ये निर्भीक जो उसका स्वभाव है वो नजर नहीं आया है। तो इससे ऐसा लगता है कि क्या बीजेपी को डर लग गया कि वो अपना नेचुरल प्ले ऑफ इलेक्शन जो है वो खेल नहीं पा रही है कि पहली सूची में 195 उम्मीदवार के नाम आना एक बड़ी बात रही, क्योंकि बड़ी संख्या में पहली सूची में नाम आए हैं। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि इसमें उन स्टेट्स को नहीं छुआ गया जहां पर कि गठबंधन में एनडीए के सहयोगी दल हैं। तो इससे फिर प्रश्न पैदा हुआ कि क्या एनडीए के घटक दलों के बीच तालमेल नहीं हो पा रहा है कि वहां पर आप सीटों की उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कई चीजें दिखती हैं, जैसे दिल्ली में 7 में से 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। तो इन 5 में अ, जो दो दो नाम है मेरे ख्याल से, हाँ, दो जो नाम बदले गए हैं, मीनाक्षी लेखी को बदल दिया गया, डॉक्टर हर्षवर्धन को बदल दिया गया और प्रवेश शर्मा को बदल दिया गया। ये 3 नाम तो बदल दिए गए। मनोज तिवारी को बरकरार रखा गया है, बस उनको छोड़ के बाकी सब नाम बदल दिए गए। तो ये बदलाव जो है, मेरे हिसाब से तो ये साहस का प्रतीक होना चाहिए। जैसे बीजेपी इनोवेटिव रहती है, उस हिसाब से इनोवेटिव है। लेकिन चूंकि बाकी जगहों पर बीजेपी ने ये हिम्मत नहीं दिखलाई है, तो इससे सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली में भी हार का डर है कि वहां उनको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के कारण अपना नेचुरल गेम खेलना पड़ा, यानी एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने के लिए अपने सारे एमपी के टिकट जो है काट दो। क्योंकि अगर ये प्रवृत्ति राष्ट्रव्यापी होती तब ये सवाल नहीं होता है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है और दिल्ली में ऐसा कर रही है, अपने टिकट काट रही है। इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से उनको डर लगता है कि जो सांसद हैं उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि आपने किया क्या। तो सांसद जवाब देने के लिए रहे ही नहीं, फिर से उम्मीदवार बन के आए ही नहीं। तो उन्होंने उम्मीदवार बदलने का फैसला किया। एक और उदाहरण हम इसी तरीके का देना चाहते हैं, वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 उम्मीदवार नए हैं।
केवल 2 उम्मीदवार को, सांसद को रिपीट किया गया है। 11 सांसद बीजेपी के, और सभी सीटों की घोषणा हो गई है वहां। तो लेकिन वहां और दिल्ली में फर्क है। वहां इनोवेशन वाला फॉर्मूला वहां नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है। देखिए, इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के रिजीम में जितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उनमें से 6 ऐसे हैं जहां पर कि नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री नए लोगों को बनाया और उनके नेतृत्व में पहली बार लोकसभा चुनाव होंगे। 6 राज्य ऐसे हैं। इसमें गुजरात है, इसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, आपको उत्तराखंड है, और एक मैं नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप महाराष्ट्र भी जोड़ सकते हैं, जहां देवेंद्र जी, फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, वो भी जोड़ सकते हैं। लेकिन जी, जी, ये जो है, इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रांग होल्ड लीडरशिप को अगर किसी का है तो छत्तीसगढ़ में विष्णु देव का नाम है, जो कि केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, राज्य मंत्री भी रहे हैं। तो इस तरीके से बड़ा अनुभव है उनका। तो इस अनुभव के दम पर उन्होंने ये प्रयोग किया छत्तीसगढ़ में। ये दम उनको मध्य प्रदेश में नजर नहीं आ रहा है, राजस्थान में नजर नहीं आ रहा है। वहां वो राजस्थान में जिन वसुंधरा राजे के नाम को उन्होंने नकार दिया, रैली में बात तक नहीं की, देखा तक नहीं। आपने देखे होंगे बहुत सारे दृश्य, जी, जी, उन वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को, जिन पर कि आपको याद होगा कि कुछ विधायकों को एक रेस्टोरेंट में बंद रखने का भी आरोप लगा था, जब चल रहा था ये जी, जी, मुख्यमंत्री बनाने का दौर। लेकिन उनको टिकट दिया गया। क्या बीजेपी यहाँ पर एक अलग किस्म से देख रही है, रक्षात्मक हो गई है? ये सवाल उठ रहा है। 25 लोकसभा सीटें हैं, सारी की सारी नहीं घोषणा हुई, मेरे ख्याल से शायद 15 के आसपास घोषणा हुई है। या मैं संख्या में थोड़ा चूक कर रहा हूं, लेकिन वहां बड़े पैमाने पर अभी संख्या बाकी है। तो ये जिसका कि ऐलान किया जाना है। तो ये जो दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव मोड में है, और इतना डिफेंसिव मोड में बीजेपी कभी रही नहीं। वो अपने सहयोगी दलों के साथ डिफेंसिव है, वो अपने बागी, अपने पार्टी के भीतर जिनको उन्होंने हमेशा पनिश करने का काम किया, उसके भी डर से अपनी रणनीति बनाती दिख रही है। तो यहां तक देखिए, शिवराज सिंह चौहान, जिनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, जिनकी उम्र 64 साल है, और आप समझिए उनको विदिशा से चुनाव लड़ाने का फैसला हुआ। कहा तो गया था कि संगठन में काम लेंगे, दक्षिण की जिम्मेदारी दे रहे हैं, यानी आप फिर यहाँ कॉम्प्रोमाइज करते दिख रहे हैं। तो जो पहली सूची आई है, मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइजिंग है, लीडरशिप का वो स्वभाव नहीं दिख रहा है। और ऐसा नहीं दिखने का जो कारण है, वो अगर 370 पार के नारे के प्रति उनको विश्वास होता, तो वो कॉम्प्रोमाइजिंग क्यों होते? तब तो वो करते जो उनको करना चाहिए था, खूब प्रयोग करते, युवाओं को टिकट देते। इस बार कह तो रहे हैं कि हमने 47 युवाओं को टिकट दिया है, लेकिन युवा की परिभाषा बदल दी है, 50 साल तक को युवा बता दिया है। जो 50 साल की उम्र है वो सब युवा है। तो ऐसे अगर युवा की परिभाषा बदल के 47 लोगों को टिकट दिया है, युवाओं को, तो आपने दिया है। मगर वास्तव में आप तो अपनी ही आंखों में धूल झोंक रहे हैं ना, वो सारे लोग युवा तो नहीं हो सकते 50 साल के। जी प्रशांत। जी, 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 बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ऐसे एक बात ब सवाल और निकल के आता है कि जो उनकी लिस्ट घोषणा हुई है, उससे पहले गौतम गंभीर जो दिल्ली से सांसद थे और जयंत सिन्हा जो झारखंड से सांसद थे, तो दोनों ने ही राजनीति से अलग होने का निर्णय किया और गौतम गंभीर ने तो राजनीतिक संन्यास की बात की है और जबकि जयंत सिन्हा ने कहा चुनावी राजनीति से मैं हटता हूँ। तो ऐसे जो राजनीतिक अमृतकाल जिसे कहा जाता है कि सब कुछ बेहतर है, ऐसे में पार्टी के 2 सांसद एकदम चुनावी राजनीति से अपने को किनारा कर लेते हैं, ठीक है, लिस्ट की घोषणा से पहले, ये क्या दर्शाता है? ये इस बात को दर्शाता है कि इनमें विश्वास नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ये दोबारा जीतकर आ सकते हैं। अब पार्टी का टिकट जिताऊ नहीं रह गया, तो इनको लगा कि कहीं हम हार न जाए, मेरी प्रतिष्ठा न चली जाए। गौतम गंभीर बड़े क्रिकेट खिलाड़ी हैं, वो अगर हार जाते हैं तो उनको पॉलिटिकल करियर तो खराब होगा ही, और
क्रिकेट पर भी बुरा असर पड़ सकता है। तो अपने करियर को उन्होंने प्राथमिकता दी। अब बताइए ये राजनीति से संन्यास का क्या मतलब है? आप सांसद बन गए, 5 साल तक जनता को दर्शन नहीं दिया और जब फिर जवाब देने का वक़्त आया तो राजनीति से संन्यास ले लिए। या खेल-कूद का मैदान समझ रखा था क्या राजनीति को? जनता के बीच आए थे सेवा करने के लिए कि आप सांसद बन कर के ऑर्नामेंटल एक डिग्री ले लिया और चल दिए? 5 साल में एक डिग्री बना दिया हमने, 5 साल हम सांसद रहे, जनता के साथ कुछ नहीं किया। तो ये इस तरह के लोगों ने धोखा किया है जनता के साथ। जयंत सिन्हा जयंत सिन्हा सरकार के विश्वास पात्र नहीं रह गए थे इस मायने में कि पहले नरेंद्र मोदी जी ने मंत्री पद परिषद से जो उनको हटाया, उनके पिताजी के कारण हो सकता है उनके प्रति अविश्वास रहा हो, तो उसके बाद से दोबारा मंत्री परिषद में जगह नहीं दी। वो उपेक्षित थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और उनको ये लग रहा था कि हमने अपने इलाके में समय तो दिया नहीं है, जनता का काम किया नहीं है, तो चुनाव अगर हम लड़ने एक तो पता नहीं टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा और अगर टिकट मिल गया तब भी हम चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो इस वजह से भी जयंत सिन्हा भी वही उदाहरण है। चुनाव जीतने का विश्वास बीजेपी के सिंबल पर खत्म हो गया, अन्यथा ये लोग इलेक्शन से दूर नहीं जाते। मतलब इस घोषणा के पीछे मूल कारण मुझे यही लगता है। जी। जी, 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 जी। जी, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश एकदम से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, केंद्र की सत्ता किसकी बननी है, किसकी बिगड़नी है। ऐसे में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, उसमें 5 सीटों वह अपने सहयोगी दलों को दे रहे हैं। उसमें ओम प्रकाश राजभर को 1 सीट की देने की बात है, राष्ट्रीय लोकदल को 2 सीट देने की बात है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी को 2 सीट देने की बात है और 75 सीटों पर बीजेपी चुनाव यहाँ लड़ रही है। ऐसे में जो राष्ट्रीय लोकदल है, जिसको केवल 2 सीट पर वो संतोष करना पड़ रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी से जो उनका गठबंधन था, 7 सीटों की उनकी बातें थी। तो ऐसा 7 सीट ज़्यादा मुफ़ीद थी राष्ट्रीय लोकदल के लिए, 2 सीटों पर ज़्यादा संतोष उन्हें दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा संतुष्टि हो रही है। इसके पीछे क्या कारण है? इसका कारण राजनीतिक अनुभवहीनता हम मानते हैं। जयंत चौधरी में राजनीतिक परिपक्वता की कमी दिखी है और ये 2 सीट भी जो उनको मिलेंगे, आप देखेंगे खुद बीजेपी के लोग ही इन्हें हरवा देंगे, इनको जीतने नहीं देंगे। ये भी है, बीजेपी की ये टैक्टिस भी होती है। उन्होंने अपने एक-एक सहयोगी दलों को खत्म किया है इसी तरीके से। और जयंत चौधरी इस चाल को समझ नहीं पा रहे हैं और समझ भी रहे हैं तो अब बोलने की स्थिति में नहीं। उनको बात तो अब तो समझ में आ ही गई होगी क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उनसे मिलने तक से मना कर दिया। आखिरकार उन्होंने जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की। आप उस तस्वीर को ज़रूर दिखाइएगा हुँ। दर्शकों को, जिसमें सोफ़ा पर बैठे हुए हैं जयंत चौधरी और उनके साथ के एक व्यक्ति, दोनों के बीच में 2 लोगों के बैठने की दूरी है। एक कॉर्नर पर ये और दूसरे कॉर्नर पर उनके साथी और सामने में अमित शाह और जेपी नड्डा बड़ी-बड़ी आरामदायक चेयर पर बैठे हुए हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपके पास नौकरी मांगने आया हो और साहब गर्दन पीछे करके आराम वाली मुद्रा में बैठ करके आपको निहारे जा रहे हैं टकटकी लगा के। दूसरे जेपी नड्डा जी तो ऐसे भी अमित शाह के सामने छात्र की तरह बैठते हैं, तो वो उनका इनकी पीठ जो है कुर्सी में सटी हुई नहीं है, कुर्सी से दूर होके एकदम अलर्ट मोड में छात्र की तरह है और अमित शाह जी की जो है पीठ पूरी तरीके से पीछे बैक की ओर धसा हुआ है, सिर भी यहाँ तक कि आराम की मुद्रा में है। ये जो जेस्चर है, ये सब कुछ बयां कर देता है। ये तस्वीर ही सब कुछ बयां कर देती है कि क्या हैसियत रह गई है जयंत चौधरी की उस दरबार में जहां पर कि वो जा रहे हैं। मुझे तो लगा कि जैसे कोई डिलीवरी बॉय आया है और डिलीवरी कर करके कह रहा है कि सर आगे का पैसा दे दीजिए, अब मुझे जाना है। उस मुद्रा में जयंत चौधरी बैठे हुए और बात कर रहे हैं। उन्होंने चौधरी चरण सिंह के नाम को मिट्टी में मिला दिया है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में ये जाकर के एनडीए में चले गए, तो वो भारत रत्न एक डील का हिस्सा बन गई।
उन्होंने भारत रत्न को छोटा कर दिया, ओछा कर दिया, अपने फायदे के लिए अपने दादाजी का नाम बेच दिया, ये काम करने का काम किया। और इस बात को जो मैं बोल रहा हूं, ये आम धारणा है, आप जाकर के लोगों से पूछ लीजिए। जब मैं इस किस्म की बात बोलता हूं तो नीचे जो प्रतिक्रियाएं आती हैं लोगों की, वो इसकी तस्दीक करती हैं कि लोग, आप जयंत चौधरी के उस ट्वीट में जाकर के देखिए जो उन्होंने किए हैं कि हम एनडीए का पार्ट हो गए हैं, और जो भी शुक्रिया वगैरह लिखा है, उसमें दर्शकों ने, पाठकों ने, या ट्विटर देखने पढ़ने वाले लोगों ने प्रतिक्रियाओं की भरमार कर दी है, और सब जयंत चौधरी के लिए शर्मसार करने वाली प्रतिक्रियाएं हैं। तो ये मूड बता रहा है कि पब्लिक का मूड क्या है। जयंत चौधरी ने पब्लिक के मूड के अगेंस्ट में जाकर के एनडीए में वो जाने का फैसला किया, सारा अपमान सहा है। तो इस तरीके से जो 2 सीटों पर उन्हें संतोष करना पड़ा है, वो संतोष नहीं है, वो उनके पास उन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। पहले तो उनसे समर्थन, भारत रत्न दिया, इन्होंने एक तरफा समर्थन की घोषणा की, मिलने का ये टाइम मांगते रहे, कहा कि आप राज्यसभा चुनाव में पहले अपने सभी 9 लोगों का वोट दिला के दिखाओ, तब मिलेंगे, क्योंकि उन 9 लोगों में समाजवादी पार्टी के भी सिंबल पर के व्यक्ति जो आरएलडी के सिंबल पर जीते हुए थे, वो लोग भी थे। तो उनको लगता था मुस्लिम एमएलए है, शायद वोट करे कि न करे। बीजेपी ने कहा कि वोट करा के दिखाइए। आरएलडी की तरफ से जयंत चौधरी ने अपने 9 के 9 एमएलए के वोट राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को करा के दिखा दिए। अब इससे ज्यादा निष्ठा का प्रदर्शन क्या हो सकता था। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी ने उनसे मिलने के लिए उनको टाइम नहीं दिया, और आखिरकार इंतजार करते करते ये जाकर के एनडीए में शामिल हुए हैं। दूसरी तरफ बिहार में देखिए, वही नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को खींच करके उस बड़े माला के भीतर में लाते हैं, जिस माला से जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को हटा दिया गया था कुछ दिन पहले। उस दिन नरेंद्र मोदी ने अगर उन दोनों को खींच करके उस माला के अंदर लाया होता, तो बीजेपी के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष का इतना अपमान नहीं होता। लेकिन आज अगर नरेंद्र मोदी एक सहयोगी को माला के अंदर घींच के ला रहे हैं, और दूसरे सहयोगी को मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं, तो जयंत चौधरी को समझ जाना चाहिए कि एनडीए में उनकी औकात क्या है। जी, जी, आपने बड़ी गंभीर, आपने बल्कि बात कही है कि किस तरह से जयंत चौधरी के साथ जो व्यवहार हुआ है, वह काफ़ी कुछ बयान तो करता ही है, और संकेतों की भाषा को ही समझा जाता है कि किस तरह से चीज़ें घटित हो रही हैं और किस तरह से चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। तो जब बिहार की आपने बात की, बिहार की अगर हम राजनीति की बात करें, आज इंडिया गठबंधन के दल के द्वारा, बल्कि आरजेडी के द्वारा एक रैली आयोजित की जा रही है, और जिसमें सभी इंडिया घटक दलों को उन्होंने आमंत्रित भी किया उसमें। ऐसे में जो संख्या वहाँ दिखाई दे रही है रैली शुरू होने से पहले, वह क्या दर्शाती है, और जिस तरह से एक उत्साह हम देख रहे हैं तेजस्वी यादव के अंदर, उसने काफ़ी कुछ बयान भी कर दिया है। आप किस तरह से पूरे इसको विषय को परिभाषित करते हैं? क्या आपको लगता है? देखिए, इस रैली का संबंध सिर्फ उत्साह से नहीं है। उत्साह तो एक दिन में आता है और ठंडा हो जाता है। इस रैली की तैयारी में तेजस्वी यादव ने समय लगाया। हर जगह वो जन विश्वास की रैली लेकर गए। उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद जी बीमार हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आ नहीं सकते। क्या आप उनसे मिलने जाएंगे? सब लोग कहते थे हाँ हम जाएंगे। आइए 3 मार्च को लालू प्रसाद जी आपसे मिलेंगे। ये तैयारी का स्टैंडर्ड था। और रात रात भर लोग जाग करके तेजस्वी यादव का से मुलाकात कर रहे थे, उनकी सभाओं में जुट रहे थे। कई रैलियों का ये एक तरह से रिजल्टेंट रैली है। ये उसका एक तरह से योग है। ये इसमें सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं, तेजस्वी यादव की रैली में तो इंडिया गठबंधन दिखा ही। आप देखेंगे कि लाल झंडा तो स्पष्ट रूप से दिखता है, बाकी झंडे उसमें खो जाते हैं, और कांग्रेस के भी झंडे होते हैं। तो इस रैली में सबकी ताकत है, साझा ताकत है। और पटना में जो आज रैली हो रही है, इसके लिए 2 दिन पहले से पूरे पटना के सारे मैदान भरे पड़े हुए। 2 दिन पहले से, कल नहीं, मैं परसों से कह रहा हूँ। और कल तो से तो है ही जो आलम है। रात भर बीच में तेजस्वी थोड़ी देर के लिए गए तो फिर पब्लिक झूमने लगी, और तो वो सारी चीजें हैं। और ऐसे भी वहां जब आरजेडी की रैली होती है
तो उसकी खासियत होती है कि रात भर कैसे जगा जाए, उसमें नाच गाना सब कुछ होता है। एक अलग किस्म से रैली होती है, उत्सव होता है, वो रैली नहीं होती है। तो उस उत्सव का आज जो है आ, देखना बाकी है जब एक्चुअल तस्वीरें सामने आएंगी, लेकिन अभी तक जो तस्वीरें आई हैं वही बताती है कि इस किस्म की रैली हाल फिलहाल के दिनों में कभी हुई नहीं थी। उस किस्म की रैली होने जा रही है। एक दिन पहले ही जो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की रैली हुई है, कंपेयर हो जाएगा, पता चल जाएगा लोगों को कि जनता किसके साथ है। ये रैली के हिसाब से, वोट के हिसाब से अलग मामले होते हैं, लेकिन बड़ी रैली तो तेजस्वी की ही होने वाली है। जी। जी, जी, जी। जैसा आपने कहा कि बड़ी रैली तेजस्वी की होने वाली है। ऐसे में जो नीतीश कुमार की अगर बात करें, कल जिस तरह से रैली में उन्होंने प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हुए कहा कि पहले हम गायब हो गए थे और हम अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो जिस तरह हँसी ठहाका जो वहाँ लगा मंच पर, वह क्या दर्शाता है? किस तरह से जो भाव भंगिमाएँ थी, उसको किस तरह से परिभाषित करेंगे आप? क्या आपका अगला है इस विषय को लेकर? आप देखिए, नीतीश कुमार खुद का मजाक खुद बना रहे हैं। दुनिया जान रही है कि वो क्या करेंगे, खुद उनको भी नहीं पता है। इसके बावजूद वो उसी मुद्दे को छेड़ रहे हैं जिस पर लोगों को ठहाके लगाने का मौका मिले। इससे हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है? नीतीश कुमार अगर ये भरोसा दिला रहे हैं कि हम पहले कहीं गायब हो गए थे और अब कभी नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब है कि आपको भरोसा, आपके ऊपर अब तक भरोसा नहीं बन पाया है नरेंद्र मोदी जी का या बीजेपी का। तभी तो आप भरोसा दिला रहे हैं। आपको भरोसा दिलाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसीलिए कि आप अब तक भरोसे के लायक खुद को साबित नहीं कर सके हैं, या जो आपकी क्रेडिबिलिटी थी वो खत्म हो गई है। इसकी इतने उदार ढंग से और सार्वजनिक ढंग से उन्होंने उसको सामने ला दिया है कि इस पर अब कुछ बोलने के लिए बाकी नहीं रह गया है। उन्होंने खुद अपनी ही फजीहत करा ली है। जी। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आखिरकार इसी की आवश्यकता पड़ी कि आप अपनी विश्वसनीयता को प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब आपके पास संकट है विश्वसनीयता का। और अगर पूरे बिहार में और उत्तर प्रदेश के हम दोनों राज्यों की बात करें, दोनों बड़े महत्वपूर्ण राज्य हैं सत्ता पक्ष के लिए और विपक्षी दलों के लिए। तो इसमें राजनीतिक जो परिदृश्य है, आने वाले समय में किस तरह से घटित होगा, इसको लेकर आपका किस तरह से आकलन करते हैं? कि जो लोकसभा की 80 सीटें हैं यहाँ पर और बिहार में 40 सीट हैं, तो किस तरह से पूरा इसके विषय का आप परिभाषित करते हैं? देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, आरजेडी। और गठबंधन के रूप में इंडिया गठबंधन एनडीए से ज्यादा मजबूत है। और ऐसे तो पिछले चुनाव नतीजों को देखें तो 40 में 39 सीट जीतने वाली बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन मजबूत नजर आती है। लेकिन पिछले चुनाव और अब तक के बीच जो घटनाएं घटी हैं, जिसमें नीतीश कुमार विधानसभा में 43 की स्ट्रेंथ पर आ गए, तो अब नीतीश कुमार के पास जो वोट बैंक था, ताजा सर्वे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का वोट बैंक 15-16% से गिर करके 7 से 8% पर आ गया है। तो नीतीश कुमार की ताकत ऐसे ही आधी हो चुकी है। तो अब इस आधी ताकत के साथ जब बीजेपी के साथ वो जोड़ते हैं, और इस बीच जो खेमा छोड़ना और खेमा पकड़ना, पलटू राम जैसे की घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया है, तो इससे स्वयं बीजेपी में भी नाराजगी है, जेडीयू में भी नाराजगी है। और अब पहले वाले हिसाब से जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन रिजल्ट दे दे तो ये कागज पर हो सकता है, व्यवहार में चीजें बिल्कुल बदल गई हैं। तो बिहार में इंडिया गठबंधन जेडीयू एनडीए से स्पष्ट तौर पर मजबूत नजर आता है। अब परिणाम जो है, वो जनता का उत्साह जो दिख रहा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि बड़ा चंक इंडिया गठबंधन को मिलेगा, छोटा चंक एनडीए को मिलेगा, ये तय लगता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थिति थोड़ी भिन्न है। उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक रूप से बीजेपी लगातार मजबूत हुई है। विधानसभा चुनाव भी जीते हैं। लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस पिछली बार की तुलना में घटा जरूर था, 14 के मुकाबले 2019 में। तो इससे एक उम्मीद जगती है कि बीजेपी के प्रभाव को, हालांकि बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा था, 6-6.5% बढ़ा था, तो वोट प्रतिशत बढ़ने के बावजूद बीजेपी को समेटा जा सकता है। ये गठबंधन की ताकत है, ये एसपी बीएसपी के गठबंधन से साबित हुआ था। इस बार इंडिया गठबंधन है, जिसमें बीएसपी नहीं है, एसपी और कांग्रेस है।
कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को रीगेन किया है, अपने जनाधार को जोड़ा है और इस वजह से कांग्रेस की स्थिति पिछले के चुनाव के मुकाबले थोड़ी बेहतर है। तो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के इसकी मारक क्षमता बढ़ जाती है। इसके बावजूद चूंकि बीजेपी का संगठन बड़ा है, डबल इंजन की सरकार है, तो इसलिए यहाँ मुकाबला ऐसा नहीं है कि बहुत बराबरी का मुकाबला हो। तो ये मुकाबला जो है बहुत कुछ सीटों पर तो बहुत कांटे का है और कुछ सीटें बीजेपी एक तरफा जीत कर ले जाएगी। दोनों ही बातें लगभग 29-30 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी बड़े आसानी से जीत जाएगी, लेकिन बाकी जो 50 सीटें हैं उनमें से कुछ में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग आसानी से जीत ले जाएंगे, लेकिन बीच का जो ज्यादातर है उसमें कांटे की टक्कर होगी और उसमें अभी चुनाव का समय है। थोड़ा गति समीकरण और गतिविधि और एक्सरसाइज कैसे आगे बढ़ता है उसके हिसाब से ही सही आकलन हो पाएगा कि कौन लीड कर रहा है। फिलहाल तो बीजेपी आगे दिख रही है। जी। जी, जी, जी। नहीं, ठीक बात है कि बीजेपी आगे दिख रही है, लेकिन कितना सीटों का आप अनुमान लगाते हैं कि जो गठबंधन है विपक्षी दलों का, कांग्रेस है, उसमें समाजवादी पार्टी है और चंद्रशेखर रावण की भी बात की जाती है कि नगीना से इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो लगभग कितनी सीटों पर ये प्रभावशाली भूमिका अपनी दर्ज करा सकते हैं या जीत सकते हैं? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है इंडिया गठबंधन का फिगर 25 से 35 के बीच कहीं भी रह सकता है। यह जी, जी। जी, 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 जी। अगर इतना गेन कर लेते हैं यूपी में तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती फिर साबित हो सकती है ये गठबंधन। और अगर कार्यक्रम के अंत में आते हैं और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, मध्य प्रदेश में पहुँच चुकी है और जिस तरह से कमलनाथ को लेकर तमाम तरह की बातें पूर्व में होती रही हैं और कमलनाथ भी कल मंच पे थे। और साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिस तरह से जनता का एक उसमें उपस्थिति रही है, आम लोग आदमी की जो उपस्थिति दर्ज हुई है। इसके किस तरह से पूरा राजनीतिक परिदृश्य किस तरफ ज़्यादा दिखाई देता है मध्य प्रदेश की राजनीति के दृष्टिकोण के हिसाब से? और भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या भूमिका कुछ पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर निभा पाएगी? देखिए, मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा अभी प्रवेश ही कर रही है, 6-7 दिन उसको रहना है। तो लेकिन पहले दिन कमलनाथ की मौजूदगी कोई उत्साह बढ़ाने वाला कारण नहीं थी। कमलनाथ की वजह से तो इस यात्रा पर डेंट ही लगा है, क्योंकि कमलनाथ और उनके बेटे ने जिस तरह के दृश्य बीते दिनों उपस्थित किए, मीडिया में खबर चलती रही वो बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन उनके बेटे ने अपने सोशल मीडिया से कांग्रेस का नाम तक हटा लिया। कमलनाथ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समय आने पर बताएंगे। अरे जब भाजपा में जाना है नहीं जाना है इसको क्या समय आने पर बताने का ये सवाल है? तो इस तरीके से उन्होंने अपने आप को संदिग्ध बना लिया। अब वो भावुक भी हो रहे हैं और अब बोल भी रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाने वाले। तो लोग वो उनकी बातों पर भरोसा नहीं करते। जैसे नीतीश कुमार ने अपनी क्रेडिबिलिटी खोई, दूसरी तरीके से कमलनाथ ने भी अपनी क्रेडिबिलिटी खोई है। तो इसका असर इंडिया ये भारत जोड़ो यात्रा पर पड़ता दिख रहा है, मनोबल पर दिख रहा है, कार्यकर्ताओं के मनोबल पर दिख रहा है। अब हम ये आने वाले 5-6 दिनों में देखेंगे कि राहुल गांधी अपने तय कितना उत्साह मध्य प्रदेश में पैदा कर पाती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां विपरीत परिस्थितियों में भी बीजेपी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर जाती है और वहां वो आरएसएस का भी गढ़ है, संगठन भी है, सब कुछ है। लेकिन कांग्रेस की भी मौजूदगी रही है, ये भी सच है। और कांग्रेस रिवाइव करती है कि नहीं करती, इस पर भारत जोड़ो यात्रा का इस महीने में बहुत महत्व है। तो हमें प्रतीक्षा करनी होगी, देखना होगा कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा आगे जब बढ़ती है, तो ग्वालियर से आगे बढ़ते हुए मुरैना में भी थी कल, तो वो कितना प्रभाव, कितना उत्साह, कितना उम्मीद जगा पाती है, ये इसको थोड़ा देख करके ही मूल्यांकन करना सही होगा। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और आपने जिस तरह से जो ज्वलंत विषय हैं वर्तमान राजनीति के, उनकी बड़ी सार्थक रूप से व्याख्या की है और मुझे विश्वास है जो आपका आकलन है, आपका जो विश्लेषण है, हमारे दर्शकों को ज़रूर पसंद आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे दर्शकों के लिए अपना समय निकाला। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत अभिवादन।